हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करने हैं ये सीखेंगे हम, कैसे कैलकुलेशन पार्ट कवर करना है, जो हमारा फंडामेंटल है वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जिससे आप आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम इजीली क्रैक कर सके, जैसे नीट है, IIT JEE है और भी बहुत तरह के कंपटीशन एग्जाम्स है, वो हम इजीली क्रैक कर सके। ठीक है, उस लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बोर्ड्स लेवल के भी हैं, मतलब हर तरह के लेवल के अपन न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतनी आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होगी और उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रांग होंगे। ठीक है, जिससे आपका फाउंडेशन लेवल मजबूत होगा। तो अपन बेसिकली काम ही फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं, जिससे अपना बेस मजबूत हो। एक बार अपना फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है तो अपन आगे अपने लिए दिक्कत नहीं है। आगे एग्जाम क्रैक करना इट्स नॉट अ टफ टास्क। बड़े बड़े एग्जाम्स हम इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर हमारा बेसिक मजबूत है तो। ठीक है, क्योंकि सारे बड़े एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो जिसका फंडामेंटल वीक है वो उन क्वेश्चंस में अटक जाता है। बड़ी कितनी हाई लेवल की चीज़ें पढ़ लो, ऊपर ऊपर सारी चीज़ें पढ़ लो, अगर जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है अपन नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन ओम्स लॉ पे और कुलाम्स पे, फोर्स पे। ठीक है, अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, सॉरी फर्स्ट करते हैं सबसे पहले, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 80 वोल्ट। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है अपन को, देखो न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है। सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 80 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिखना है। दिस इज अवर फर्स्ट अप्रोच। क्या क्या चीजें गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 80 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है सोर्स से, 8 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को रिलेट करना आना जरूरी है, कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज करना होता है हमें। ठीक है, तो वोल्टेज 80 वोल्ट है, करंट 80 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो आगे क्या कह रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 100 वोल्ट। मतलब कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, अब 80 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे वो कितना करंट खींच रहा है, 8 एम्पियर करंट वो ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, 8 एम्पियर करंट यूज कर रहा है वो कुल मिला के। ठीक है, अगर मैं उसको 100 वोल्ट पे ऑपरेट करूं उस हीटर को, तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 8 एम्पियर से ज्यादा आना चाहिए। अगर आपका आंसर 8 एम्पियर से कम आ रहा है मतलब आप गलती कर रहे हो। क्लियर? क्योंकि हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और V इज इक्वल्स टू IR, ये हमने ओम्स लॉ में पीछे पढ़ा, V इज इक्वल टू IR एक रिलेशनशिप पढ़ा हमने। ठीक है, तो अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, V बाय I हो जाएगा, और V कितना हमारा 80 वोल्ट डिवाइड बाय I कितना है 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 एम्पियर करंट 80 वोल्ट। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 टेंजा, तो 10 वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम, OHM लिखते हैं जिसको, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्लियर? ये चीज क्लियर है, मतलब उस इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आप। कोई भी अपरेटस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस आ गया इतना, तो यही रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे आगे यूज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो वापस हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वो कितना करंट ड्रॉ करे कि पोटेंशियल कितना हो जाए। इस बार V कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा, वो फिक्स रहेगा 10 ओम। तो कितना करंट ड्रॉ करे, तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R लिख सकते हैं।
वोल्टेज इस बार कितना है हमारे पास 100 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने 10 ओम, ठीक है। तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट पर ओम, दैट इज 10 एम्पियर। तो हमारा करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। यूनिट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्लियर। यूनिट्स आपको हमेशा लिखते हुए चलनी है कैलकुलेशन में। यूनिट्स को अगर कैलकुलेशन में हम लिखते हुए चलेंगे तो हमें पता रहेगा कि ऐसा यूनिट्स में चल रहा है कि नहीं क्वेश्चन, कि हमें कोई यूनिट कन्वर्ट तो नहीं करनी है, ठीक है। वरना स्टूडेंट क्या करते हैं, यूनिट्स लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखते रहते हैं, तो उनको पता नहीं रहता मीटर को सेंटीमीटर में करना है, सेंटीमीटर मीटर में, उसी में चलने देते हैं और आंसर आ जाता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह डिजाइन होते हैं, उसमें ये गलतियां करते हैं प्रोफेसर्स, ये सारी गलतियां करते हैं। जो स्टूडेंट गलती करता है वो सारी गलतियां वो करते हैं, और उस हिसाब से एमसीक्यू के ऑप्शंस डिजाइन होते हैं। तो मतलब तुम थोड़ा सा भी गलती करोगे तुम्हारा आंसर तैयार है, और तुम सोचोगे खुश होगे अरे आंसर आ गया, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी डेंजरस। इसलिए कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये जो चीजें हैं ये आपको आगे ले जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। कॉमन सेंस भी हमने यूज किया, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट देखो V 100 वोल्ट हो गया तो करंट 10 एम्पियर हो गया, पहले V 80 वोल्ट था तो करंट 8 एम्पियर था। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस हर अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ है। सॉल्यूशन, when a 12 volt automobile battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. What is the resistance of the resistor? ठीक है, सिंपल ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा क्या है अपने पास 12 वोल्ट बैटरी ऑटोमोबाइल, तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है, विद यूनिट्स लिखना है हर चीज। गिवन डेटा के भी मार्क्स होंगे एग्जाम में। और करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, दिस इज द करंट। दो चीज दे रखी है, हमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस, हमें पता ओम्स लॉ लगेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को क्या है ये पता नहीं होता, मिली एम्पियर नहीं पता होता, करंट की यूनिट पता नहीं होती। जिसको मिली एम्पियर नहीं पता वो इस क्वेश्चन से आउट, ठीक है। और जिसको मिली एम्पियर पता है लेकिन उसको पता नहीं कितना होता है वो भी इस क्वेश्चन से आउट, ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, क्योंकि हमें पता है ऐसा यूनिट एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। वोल्ट और एम्पियर रखेंगे तब रेजिस्टेंस हमारा किस में निकल के आएगा, ओम्स में। तो हम इसको यही कन्वर्ट कर लेते हैं, I इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। करंट की मैंने यूनिट बताई थी कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻³ मिली एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है। ये दो यूनिट्स आपको बताई थी, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। रेजिस्टेंस क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ लिख लें, V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, तो इसको लिख लो। यहाँ से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा V/I। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, और नीचे ये कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पियर। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन पार्ट देखो कैसे करना है। नीचे डेसिमल है तो इस डेसिमल को हटा देते तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 12 इंटू 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और देखो आगे मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, वरना इतने स्टेप्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप थोड़े फ्लुएंट हो जाएंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ऊपर 120 हो गया, और इसको मैंने ऊपर भेज दिया तो ये हो गया 10⁻3, और नीचे कितना हो गया 25 हो गया। अब 25 से इसको कट कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा और 4, 24 आ गया, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 इंटू 10⁻³ को मैं स्प्लिट करूंगा 100 इंटू 10 में, कर सकते हैं। 10⁻³ मतलब 3 0 हो गए, और नीचे कितना है 5। मैंने स्प्लिट क्यों किया, कैलकुलेशन पार्ट देखो मैंने स्प्लिट क्यों किया था कि 5 से मैं इसको कट कर दूं 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। कैलकुलेशन को ईजी कर रहे हैं हम, 00 आगे यूनिट लगानी है ओम, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 4800 ओम, दिस इज अवर आंसर।
प्रॉपर तरह से आंसर लिखना पड़ता है एग्जाम्स में जब मार्क्स मिलते हैं हमें, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेशन पार्ट कवर होना चाहिए हमारा। अभी स्टूडेंट क्या है इसमें उलझते, बताऊं क्या करते हैं इसमें इसको 120 को 25 से डिवाइड करते हैं, वो पूरा डिवाइड करते। अब 120 को 25 से डिवाइड करोगे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे, पॉइंट में आएगा, फिर उसको करोगे कन्वर्ट, कैलकुलेशन में टाइम लग गया, प्लस एरर आने के चांसेस बढ़ गए। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो इधर, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम अ पॉइंट ए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कोई भी ए पॉइंट से देखो पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी इतने टाइम में जा रहा है, तो ऐसे में हम डायग्राम बना लो, ठीक है। इसमें क्या करो, एक डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना दिया, एक पॉइंट ए मार्क कर दो इधर, एक पॉइंट बी मार्क कर दो। क्लियर? 2 पॉइंट मार्क कर दिया हमने, ए और बी, ठीक है। अब देखो कितने टाइम में जा रहा है, 10 की पावर -4 सेकेंड में। तो हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या हो जाएगा हमारा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9 क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 1 बिलियन पता होना चाहिए आपको, मिलियन, ट्रिलियन ये सब पता होने चाहिए। 1 बिलियन कितने, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 की पावर -4 सेकेंड्स। ऐसा यूनिट में है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हमारे ए से बी की तरफ, इस तरह डायग्राम बनाना है हमें और उसमें एरो मार्क करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कहां से कहां जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी की पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो करंट कितना होगा एम्पियर्स में। करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था। करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। करंट पूछ रहा है। एक तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, एक पढ़ा था अपन ने Q = NE, ये अपन ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। 2 फॉर्मूले पढ़े थे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो Q = NE तो अप्लाई होना ही होना है, ठीक है। तो अब देखो I = कितना है, Q/T, ये तो करंट की डेफिनेशन से आया। और Q को यहाँ क्या लिखा हमने, NE लिखा अपॉन T, ठीक है। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 10 की पावर 9 है, और E यहाँ पे क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कितना होता है 10 की पावर -19 डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 की पावर -4। कुछ स्टूडेंट वैल्यूज ही गलत पुट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते ढंग से, कुछ उल्टा सीधा वैल्यू लिख देते हैं, 10 की पावर -4 +4 लिख देंगे। ये सब सिली मिस्टेक्स के अंदर आता है, ठीक है। ये एक्यूरेसी रहनी चाहिए अपनी, एरर्स कम से कम होने चाहिए। और वो कैसे रिकवर होंगे, जितने आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जितने आप क्वेश्चंस करोगे और खुद से बैठ के उसको करोगे अप्रोच, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्वांटाइजेशन में पढ़ाया ही था, Q = NE, वहाँ पीछे के लेक्चर्स देख लेना आप। I = ये है मेरे पास, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसमें जो ये वाला पार्ट है 10 के अलावा जो पार्ट है नंबर्स का, उसको अलग कर दो इनटू, ठीक है। अब 10 की पावर 9 और 10 की पावर -19 को रिजॉल्व कर सकते हैं अपन, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 9 - 19 कितना होगा, -10। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितना है -4 है, = 1.6 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो 10 की पावर -10 तो है ही, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो I = कितना आ गया, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 + 4 कितना हुआ, 10 की पावर -6 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। आया समझ में, कैलकुलेशन पार्ट कैसे अप्रोच किया हमने, न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच किया, मतलब ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में अननोन चीजें हैं, उसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हो आप, फिर उसको इसमें पुट कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गिवन डेटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी डायग्राम से चीजों को एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे और खुद समझोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, कोई सा भी एग्जाम हो जाए, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम्स बहुत डेंजरस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा भी एरर आया, प्रोफेसर्स क्या करते हैं, जो भी आपका एरर है वो पहले गलतियां करके 4 ऑप्शन डिजाइन करते हैं, और कोई ना कोई गलती करोगे, चारों ऑप्शन मैच करने वाले हैं आपके, हर ऑप्शन कोई ना कोई गलती पे मैच करता है। तो इसलिए एमसीक्यू बहुत डेंजरस क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए अपना फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये देखो इसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है, तो करंट कहां से कहां जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। क्लियर, करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन अपन ने क्लियर किया ही था कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था और हर चीज को अपन हाई से लो मानते थे, तो करंट को अपन ने मान लिया कि करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। दैट इज ओनली कन्वेंशन, जिसको हम बोल देते हैं, पूर्वजों ने जो दी, बड़े बुजुर्ग ने, वो साइंटिस्ट जो प्रोफेसर्स थे, जो चला आ रहा है हमारे परंपरा के अंदर जो चला आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, अपन को याद कुछ नहीं करना, हर चीज को अपन को समझना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखो इधर। A charge of 1.6 into 10 to the power -19 coulomb is situated at a distance of 0.3 meter from another charge of इतने coulomb। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम अपना, एक चार्ज को अपन ने इधर रख दिया, एक चार्ज को इधर रख दिया, तो वो क्या कह रहा है, एक चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, वो सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है दूसरे चार्ज से। दूसरा चार्ज कितना है हमारा, 6.4 into 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर, मतलब दो चार्ज हैं, इतनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगी। ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, जनरल F/Q मैंने पढ़ाया था आपको पीछे। ठीक है, और F होता है अपना Q/R²। जब इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो Q से Q कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया था KQ/R²। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्रोच करके हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्लियर, E = KQ/R²। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो आप, ये मैंने पीछे पढ़ा दिया लेक्चर में। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया P पॉइंट मान लिया मैंने, एक P पॉइंट मान लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, P पॉइंट मैंने मान लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एग्जाम में तो पूरा लैंग्वेज की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, लेट P बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। ठीक है, फिर आपको लिखना पड़ेगा, अब अपन क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, KQ/R²। और इस चार्ज की मदद से इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हम निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मान रहे हैं हम, तो जितना इसकी वजह से होगी उतना ही उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, तभी तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। आया समझ में, मतलब कुल मिला के हम इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे P पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कुल मिला के P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तभी तो जीरो आएगी जब दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से कितनी होगी, KQ/R²। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है। अब देखो R ये होगा डिस्टेंस, तो इसको मैं x मान लेता हूं, टोटल 0.3 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 0.3 - x हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो x हो गया मेरा, तो यहां मैंने लिख दिया x²। अब इसको मैं किसके बराबर करूंगा, इसकी वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी, KQ/R²। K की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू कितनी है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है, 0.3 - x का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट इसको होल स्क्वायर नहीं लिखते,
इसको लिख देते 0.3 माइनस एक्स स्क्वायर या 0.3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कट करेंगे अपन, ये सब कट जाएंगे, दोनों इक्वल में 10 की पावर माइनस 19 ये कट जाएगा, और 16 4 जा कितना होगा 64, ये भी मैंने काट दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर भेजा तो कितना हो गया 4x स्क्वायर। क्लियर, इसको ऐसे लिख देते अपन, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इजी करने के लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4 का 2 होगा, और एक्स स्क्वायर का x होगा, और इसका कितना होगा, इस 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये 0.3 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, x को इधर ले आएंगे तो ये 2x प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.3 हो जाएगा। 2x प्लस एक्स कितना होगा 3x इज इक्वल्स टू 0.3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना होगा 0.3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 0.1 मीटर। ये तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो x कितना आ गया 0.1 मीटर आ गया, मतलब ये x कितना आ गया अपने पास 0.1 मीटर आ गया। तो यहां से कितना आया डिस्टेंस 0.3 माइनस एक्स दैट इज 0.2 मीटर। तो आपको प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में कि इस चार्ज से ये कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी 0.1 मीटर पे। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का क्वेश्चन आता है दोनों को बैलेंस कर देंगे, उसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से जितनी होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, उस दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो। क्लियर, एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन टुडेज लेक्चर। ठीक है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा है एग्जाम्स में। एक कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं आपको, वी ग्राफ है मेरा, ये वी ग्राफ है, ठीक है, और ये मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वी, और ये मेरा थीटा एंगल है। तो इसका स्लोप मुझे क्या देता है, इसका स्लोप मुझे क्या देता है, इसका स्लोप मुझे देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको मैं टैन थीटा भी लिख सकता हूं, ये ध्यान रखना, स्लोप को हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लासेस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप मेरा क्या होता है, एक्चुअल में स्लोप मेरा क्या होता है टैन थीटा भी होता है। ठीक है, टैन थीटा भी हमारा स्लोप होता है। क्लियर, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं अपन। देखो इधर, वी ग्राफ ऑफ टू वायर एट सेम टेम्परेचर इज गिवन। सेम टेम्परेचर लिखा है उसने, टेम्परेचर सेम होना चाहिए तभी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, ये वी ग्राफ दे रखा है, ये ए वाला है, ये बी वाला है। ठीक है, दो मेरे को ग्राफ दे दिए, अब मेरे से रेजिस्टेंस का रेशो पूछ रहा है, रेजिस्टेंस का रेशो पूछ रहा है। वी ग्राफ दे दिया, उसमें रेजिस्टेंस का रेशो कैसे निकालूं मैं, और उसने एंगल दे दिए कि ए वाला 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और बी वाला 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मुझे पता है वी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप एंगल दे रखा है तो हम स्लोप निकाल लेंगे टैन थीटा से। ठीक है, या फिर हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल आई, ये भी हमें स्लोप देगा, डेल वी अपॉन डेल आई भी स्लोप देगा। लेकिन यहां तो हमें एंगल दे रखा है तो यहां हम टैन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है। तो अब देखो आर ए बाई आर बी निकालना है, तो सबसे पहले टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, आर ए होगा मेरा भाई, ए वाले का रेजिस्टेंस होगा ना, उसका स्लोप, और उसका स्लोप कितना है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, tan 30, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 आ गई। ऐसे ही मुझे अगर आर बी निकालना है तो आर बी के लिए क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। एंगल कितना है आर बी का, देखो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर बी, तो ये कितना हो जाएगा tan 60 होता है √3, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई। क्लियर स्टूडेंट, अब अपन से पूछ रहा है रेशो, रेजिस्टेंस के रेशो पूछ रहा है आर ए अपॉन आर बी। आर ए की वैल्यू रख देते अपन और आर बी की वैल्यू रख देते, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो गया ये, भाई ये कैलकुलेशन नहीं आती ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख दो। ठीक है, अब 1/√3 है और ये
इनटू में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 1, तो 1/√3 होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। तो 1/√3 इंटू √3 कितना होता है 3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, ये आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। स्लोप का मैंने ये न्यूमेरिकल इसलिए कराया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता रहे। कभी कभी ऐसा एंगल दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पता रहे tan थीटा भी स्लोप को डिफाइन करता है, ठीक है। tan थीटा या del v अपॉन del i दोनों ही स्लोप को डिफाइन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे सारे, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं काफ़ी, ठीक है। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन से भी हम कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे के और लेक्चर अपन कवर करेंगे, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स देखेंगे, इफेक्ट, वो सब देखेंगे आगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, प्लस आपका जो थ्योरी पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे हम। थैंक यू।